आता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि एप्रोप्रिएशन होता क्या है, कि एप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है वो तो ये है, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मीन्स द अकाउंट्स विच इंडिकेट द एक्सपेंडिचर बोथ वोटेड एंड चार्ज्ड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। देखिए, ये तो टेक्निकल बात हो गई डेफिनेशन वाली, बट मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं, एप्रोप्रिएशन का मतलब जो है कि जितना भी आपको बजट मिला, जितना भी पैसा मिला पर हेड सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, वो आपने कितना खर्च किया, कितना बचा, या कितने आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ी, कितनी आपने रीअप्रोप्रिएशन कराई, किसी और हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कराया, कितना सरेंडर किया, इन सब का लेखा जोखा ही एप्रोप्रिएशन कहलाता है। कुल मिला के हम एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है, जो बजट आपको मिला था, जो पैसा आपको मिला था, उसका कितना खर्च हुआ, कितना बचा, यही एप्रोप्रिएशन है सिंपल वर्ड्स में। इसमें दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक वोटेड और एक चार्ज्ड। देखिए, वोटेड क्या होता है और चार्ज क्या होता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं पूरी आपके लिए एप्रोप्रिएशन की जो कहानी है ये नहीं पढ़ूंगा, सिंपल आपको जो मैंने बताया आप इतना याद रखिए। आप चाहें तो बस ये यहाँ तक याद रख सकते हैं, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको कहीं डेफिनेशन लिखनी आ जाए। बाकी ये सब जो है ये थोड़ा डिटेल में है, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अब बात आई वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज़ वोटेड एक्सपेंडिचर। देखिए फ्रेंड्स, वोटेड एक्सपेंडिचर सिंपल बात है, जिसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की ज़रूरत होता है, जिसके लिए वोट होता है, वो वोटेड एक्सपेंडिचर है। देखिए दोस्तों, जितना भी जो बजट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हों या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हों, उसमें जो बजट आता है वह आता है फॉर्म्स ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स होता क्या है। देखिए, हर डिपार्टमेंट को पता होती है, नॉर्मली सब अपना बजट बना के भेजते हैं, आप लोग भी भेजते होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, अपनी कि इस हेड में हमको इतना पैसा चाहिए, इस हेड का हमें इतना पैसा चाहिए, इतना हमारा मैक्सिमम या मिनिमम जो है हमारा खर्चा होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके लिए जो जाता है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में जाता है। तो ये था वोटेड एक्सपेंडिचर। डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी लिंक में। आइए आगे चलते हैं। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, सिंपल है, जो नॉन वोटेबल होता है, जिसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको खर्च करना ही करना है, चाहे बजट पास हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द डेब्ट चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितना भी जो कर्जा है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है कि आपको वो लौटाना ही है। दीज पेमेंट्स आर डीम्ड टू बी गारंटीड बाय स्टेट, दैट्स वाई दे कांट बी वोटेड। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए सिंपल आप समझिए, वोटेड और चार्ज क्या है। वोटेड वो है जिसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल मस्ट है, उसके बगैर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। चार्ज वो है जिसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि प्लान नॉन प्लान क्यों बता रहे हैं, जबकि प्लान नॉन प्लान तो जो है ख़त्म हो चुका है। मगर एप्रोप्रिएशन का जो क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का, कई बार उसमें ये प्लान नॉन प्लान के रूप में भी पूछ लेता है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, तब आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आगे जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तब आप समझेंगे कि मैंने आपको ये किस लिए बताई थी। जितनी भी जो चीज़ें बताई हैं, चाहे डिमांड फॉर ग्रांट्स बताया, वोटेड बताया, चार्ज बताया, किस लिए बताया, आप समझ जाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। प्लान एक्सपेंडिचर देखिए, आप ये मैंने पूरी डेफिनेशन वगैरह इसकी लिख रखी है ईजी से ईजी करके, बट इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको अगर समझाना चाहूँ, देखिए कोई भी स्कीम आती है, जैसे 5 ईयर प्लान, खैर अब तो नहीं चलते, अब तो नीति आयोग हो गया है, सॉरी मैं यहाँ वो लिखना भूल गया। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है, उसके लिए जो पैसा मांगा जाता है कि नई स्कीम लॉन्च हो रही है जो कि पब्लिक डेवलपमेंट या नेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लोगों की सेवा से रिलेटेड है, वो सब प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट्स है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स है, ब्रिजेस है, कैनाल्स है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। इट इंक्लूड बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लान सिंपल ये, कोई भी स्कीम लॉन्च हुई, नई स्कीम लॉन्च हुई, दैट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लान कोई स्कीम लॉन्च हुई, उसके लिए पैसा आया, अगर वो स्कीम सक्सेसफुल हो गई, नेक्स्ट ईयर से वो जो स्कीम है वो नॉन प्लान में आ जाएगी, वो नॉन प्लान में आ जाती है। और इसका एक सिंपल सा और आप ले सकते हैं उदाहरण, जैसे कि सैलरीज हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, सब्सिडीज़ हैं, लोन्स हैं, इंटरेस्ट हैं, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं, क्योंकि ये आपको देना ही देना है, ये आप रिवर्ट नहीं कर सकते, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, सिंपल है। आगे आपको फाइल मिल जाएगी PDF में, आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। अब जो है यहाँ से मेन आपका वीडियो जैसे जो है स्टार्ट होगा कि एप्रोप्रिएशन के बेसिक्स क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। जब तक आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, आप एप्रोप्रिएशन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जब भी एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, जो उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें ये यूज़ करने होते हैं। हम लिखते हैं ओ डिनोट करता है ओरिजिनल प्रोविज़न। देखिए, ये तो पता है हमें कि बहुत को शायद पता भी होगा कि ओ डिनोट करता है ओरिजिनल प्रोविज़न। ओरिजिनल प्रोविज़न एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, ओरिजिनल प्रोविज़न वो होता है जो एक्चुअल में आपकी डिमांड फॉर ग्रांट होती है, कि आपने कोई भी हेड था, मान लीजिए आपका ऑफिस एक्सपेंसेस का था, वेजेस का था, सैलरी का था, आपने 2 करोड़ मांगे, 4 करोड़, मतलब जो आपकी ओरिजिनल डिमांड थी, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल प्रोविज़न। सिंपल, मैं इसका ज़्यादा कोई इलेबरेट नहीं करूँगा, इतना ही बहुत है जितना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट, एस डिनोट्स सप्लीमेंट्री डिमांड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स क्या होती हैं। देखिए, आपको क्या था, आपने मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे कि हमारे ऑफिस का साल, एक फाइनेंशियल ईयर का 2 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन आपको करंटली आपको लगा कि नहीं, मेरा इसमें जो है एक्सपेंडिचर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमें और पैसे की ज़रूरत होगी। तो हम एडिशनल ग्रांट जो भेजते हैं, डिपार्टमेंट लेटर भेजता है, उसको सप्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं, कि हमको और पैसा दिया जाए क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री डिमांड्स विच डिनोट्स फ्रॉम एस। नेक्स्ट हम आते हैं आर डिनोट्स रीएप्रोप्रिएशन। ये बड़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। आर में से 2 चीज़ होती हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होगा तब आपको समझ आएगा। मैं यहाँ आपको वैसे क्लियर कर दूंगा, ऑलमोस्ट इसमें आपको सब क्लियर हो जाएंगे जितने भी बेसिक्स हैं अप्रोप्रिएशन के। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपके पास डिफरेंट हेड हैं आपके डिपार्टमेंट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आपको लग रहा है कि मेरे एक हेड में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, उसमें उतना यूज़ नहीं हो पाएगा, मेरे दूसरा जो एक हेड है उसमें पैसा कम है, मगर मैं सप्लीमेंट्री नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप रीअप्रोप्रिएशन कर दीजिए। तो उसके लिए डिपार्टमेंट लेटर लिखता है कि आप इस हेड का पैसा हमारे दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें, उसका हम यूज़ कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन। मतलब एक हेड से दूसरे हेड में पैसे डालने को
रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं विद इन द डिपार्टमेंटल ग्रांट्स। मतलब स्पेशल कोई आप डिमांड नहीं करेंगे, जो ग्रांट आपको ऑलरेडी, जो आपका ओरिजिनल प्रोविज़न पहले, ये जो एक्चुअल डिमांड आपने पहले की थी, जो आपका एक्चुअली पहले बजट आया था, उसी में से रीअप्रोप्रिएशन एक अकाउंट से एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर इज कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर से डिनोट हम सरेंडर को भी करते हैं। सरेंडर क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपया लिया मेडिकल बिल्स के लिए, आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, आपको पता चली जब कि इतना पैसा मेरे पे यूज़ हो नहीं पाएगा, मेरे डिपार्टमेंट में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1-2 करोड़ ही यूज़ होना, 8 करोड़ बचेगा, तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकती है। तो इसलिए आप उस बजट को सरेंडर करते हैं, उसको भी हम आर से ही डिनोट करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना कि आर से ही हम रीअप्रोप्रिएशन को डिनोट कर रहे हैं, आर से ही हम डिनोट कर रहे हैं सरेंडर को। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपने सरेंडर का, रीअप्रोप्रिएशन का, उसमें से देख के आपने अमाउंट लिखना है। सिंपल। सरेंडर वही है जो अनयूटिलाइज फंड है, जो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, उसको वापस करना ही सरेंडर कहलाता है। सिंपल। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है एप्रोप्रिएशन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये दो पूरी स्लाइड में पूरे उसका ये सब निचोड़ है एक तरीके से। ये आपने सीख लिया तो एप्रोप्रिएशन आपके लिए बच्चों का खेल है, सिर्फ प्लस और माइनस है, कुछ भी नहीं है एप्रोप्रिएशन में, सिर्फ प्लस और माइनस, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, सिर्फ प्लस है या माइनस है। आइए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन आपके हाथ में आते ये चीज़ें आप समझेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है किसी को समझ ना आए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या है, ये इतना सब जो राम कहानी इतनी सुनाई है आपको, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा। ऑल फिगर शुड बी इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़। जितने भी फिगर दिए होते हैं वो करोड़ों में भी दी होती हैं, अरबों में भी दी होती हैं, लाखों में दी होती हैं, तो उनको आपको थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब कई बच्चे जो है मुझसे पूछते हैं कि सर ये थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में हम कैसे कन्वर्ट करें। देखिए सिंपल है, जितना भी अमाउंट दिया है उसके पीछे के बस 3 जीरो काट दीजिए, वो थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 जीरो काटने हैं। 1000 होता है थाउजेंड का मतलब, तो 3 जीरो काटने हैं, ये कन्वर्ट करना होता है थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में। बिल्कुल सिंपल, कुछ इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि उसमें वो ऑलरेडी कन्वर्ट करके देगा और लिख के देगा, लिखा हुआ होगा कि इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ है। अगर वो लिखा है तो मत 3 जीरो काट देना, कहीं 12,000 लिखा और आप 12 कर दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको आ जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। आइए अगले पे चलते हैं। देखिए जब भी हम एप्रोप्रिएशन करेंगे सब उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है रेवेन्यू सेक्शन, एक होता है कैपिटल सेक्शन। हम पहले एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, देन हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, किसी भी मेजर हेड के। पहले रेवेन्यू सेक्शन कंप्लीट, उसके बाद कैपिटल सेक्शन कंप्लीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो क्या करते हैं, चार्ज और वोटेड को दोनों को कंबाइंड कर देते हैं कि चार्ज की भी एंट्री उसी में कर दी, वोटेड की भी अलग उसमें ही कर दी। जबकि चार्ज को हमेशा जो है हम पहले चार्ज देखेंगे, चार्ज की एप्रोप्रिएशन में एंट्री करेंगे, उसके बाद वोटेड करेंगे। दोनों को प्लस नहीं करेंगे, इकट्ठा ज्वाइन नहीं करना है, दोनों को सेपरेट शो करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है, जैसे हमारे रेवेन्यू सेक्शन दिया है, कैपिटल सेक्शन दिया है, मेजर माइनर हेड लिखे हैं, तो उसमें शो करे लिखा होगा कि ये चार्ज्ड है या वोटेड है। कई बार कुछ भी नहीं लिखा होता, ना चार्ज्ड लिखा होगा ना वोटेड, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों उसमें हमेशा अगर आप कुछ नहीं लिखा तो आपको हमेशा एक चीज़ माननी है कि वो वोटेड है, कभी भी चार्ज्ड नहीं मानेंगे। अगर चार्ज्ड लिखा है तभी आप चार्ज मानेंगे, अदरवाइज उसको आप वोटेड मानेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मस्ट बी अंडरलाइन। जितना भी जो हम चार्ज
की एंट्री करेंगे, उन सब के नीचे एक एक लाइन हमें खींचनी होती है। ये भी क्वेश्चन जब आप करेंगे आप समझ जाएंगे। और एक बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर सरेंडर जब हुआ ही नहीं तो क्या सरेंडर की एंट्री करनी होती है? देखिए, आपको सरेंडर चाहे क्वेश्चन में है, नहीं है, बेशक नील है, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको सरेंडर की एंट्री हर केस में शो करनी होगी, चाहे सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके भी नंबर होते हैं और आपके आराम से कोई नंबर काट लेगा, तो आपको अपने नंबर नहीं कटवाने हैं। सरेंडर की एंट्री शो ज़रूर करनी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मेजर हेड। चार्ज एंड वोटेड सरेंडर मस्ट बी शोन सेपरेटली। देखिए, वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी कि चार्ज एंड वोटेड का कुछ भी कंबाइन नहीं करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसी तरह हम चार्ज का सरेंडर और वोटेड का सरेंडर भी अलग अलग दिखाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन मेजर हेड कैलकुलेशन शुड बी डन अंडर इट। जैसे ही आपका एक मेजर हेड खत्म होता है, उसकी नीचे कैलकुलेशन आपने करनी है, एक चार्ज की, जितने भी चार्ज के थे, फिर एक वोटेड की, अंडरलाइन खींच के। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर इसमें आपको 10% भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से रिपीट हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये शायद 1% ही बच्चे जानते होंगे और बहुत ही कम टीचर्स बताते हैं एप्रोप्रिएशन में कि कभी भी आप नील या 00 एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं लिखेंगे। ये टेक्निकल बात है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है, बहुत से टीचर नहीं बताते हैं। शायद हो सकता है बहुत से मेरे से डिसएग्री करें, बट जो भी डिसएग्री कर रहा है मैं उससे कहूँगा आप अपनी सिविल अकाउंट मैनुअल की बुक उठाइए, उसमें जाके फॉर्मेट देखिए, आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कभी भी नील या 20 नहीं लिखेंगे, हमेशा डिनोट करेंगे 2 डॉट से। ये हम किस लिए करेंगे? क्योंकि फॉर्मेट में दिया है। बजट हमारा जो होता है इसमें विधानसभा में भी इसमें पेश होता है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में भी, तो वहाँ पे अगर नील और 00 लिख दिया तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो इसलिए हमेशा 2 डॉट से डिनोट करते हैं। अगर हमारा सरेंडर है या जो कोई भी कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ, 0 है बजट, तो नील या 00 कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा 2 डॉट से करेंगे। आइए, ये दोस्तों हमारा है एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। हेड वाइज एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर जो भी डिपार्टमेंट या जो भी दिया होगा, ग्रांट नंबर सो एंड सो, डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई स्टोर्स, ये हम स्टैंडर्ड परफॉर्मा है, ये ऐसे लिखना होता है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा या डैश में क्या लिखना है। सबसे पहले हेड, फिर टोटल ग्रांट और एप्रोप्रिएशन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्सेस हमेशा प्लस, सेविंग्स ऑलवेज -1, कॉलम नंबर 1 2 3 4, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़। देखिए, बहुत से बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम यहाँ 1 2 3 4 ही क्यों लिखते हैं। देखिए, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये क्यों लिखेंगे। देखिए, हम चाहते तो ABCD भी लिख सकते थे, 10 11 12 भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 ही क्यों लिखा? क्योंकि जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन का आंसर करेंगे, तो अगर कहीं पे बजट एक्सीड कर रहा है तो हमें मेंशन करना होता है कि कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 4 वाज एक्सीड ड्यू टू, कॉलम नंबर 1 एंड 4 एक्सीड ड्यू टू। ये हमें मेंशन करना होता है कि ये क्यों सेविंग इतना बजट बच गया, या ये क्यों बजट आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा यूज़ हो गया, ये वहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके भी नंबर होते हैं, ये भी बहुत से टीचर आपको नहीं बताएंगे। जो 30 में से 30 बच्चों के नहीं आते हैं, वो इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स किसी को पता ही नहीं है, बच्चों को ना उन्हें कोई पढ़ाता है। तो मैं कोशिश करूँगा, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कि आपको अच्छे से एप्रोप्रिएशन का